Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start the power amplifiers. हम एम्पलीफायर्स के बारे में पढ़ रहे हैं और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं पावर एम्पलीफायर्स। तो पावर एम्पलीफायर्स ऐसे एम्पलीफायर्स होते हैं जिनका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो लोड को पावर डिलीवर करना है। यानी ये कि जितना किसी ट्रांजिस्टर का एम्पलीफायर का पावर गेन अच्छा होगा, वही उतना ही ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो इसमें फिर इसको 3 तरह की क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी और क्लास सी एम्पलीफायर्स हैं। मतलब 4 तरह की क्लासेस हैं। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं इसको हम आज क्लास ए पावर एम्पलीफायर को। जब भी हम एक एम्पलीफायर को बायस करते हैं तो ये हमेशा लीनियर रीजन में ऑपरेट कर रहा होता है। यानी जो आउटपुट सिग्नल है वो हमारे पास एम्पलीफाई होता है, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही जैसे इट इज़ अ रेप्लिका ऑफ इनपुट सिग्नल और कुछ समवट एम्पलीफाई हुआ होता है ये। तो इस तरह का सिग्नल जो आउटपुट सिग्नल एम्पलीफाई होगा और इट विल बी द रेप्लिका ऑफ इनपुट सिग्नल, तो इसको हम क्लास ए एम्पलीफायर कहेंगे ऐसे एम्पलीफायर को। तो एम्पलीफायर जो है पावर एम्पलीफायर, इसमें हम कंपोनेंट्स को कंसीडर करेंगे जिनके क्रॉस जो डिसिपेशन ऑफ हीट वगैरह हो रही होती है। तो इन अ स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर जो एसी सिग्नल है इट मूव्स ओवर अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ द टोटल एसी लोड लाइन। तो व्हेन द आउटपुट सिग्नल इज लार्जर एंड अप्रोचेस द लिमिट ऑफ द एसी लोड लाइन, जब वो इतना लार्ज होता है कि एसी लोड लाइन की लिमिट्स को अप्रोच करता है, बिल्कुल ऐसे जैसे हमने डीसी लोड लाइन पढ़ा था और हमने उसमें कहा था कि अगर कोई सिग्नल अप्रोच करेगा लिमिट्स ऑफ डीसी लोड लाइन को तो वो कहीं ना कहीं से क्लिप ऑफ हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आउटपुट सिग्नल लार्जर है और वो लिमिट्स ऑफ एसी लोड लाइन को अप्रोच कर रहा है तो सच काइंड ऑफ एम्पलीफायर इज अ लार्ज सिग्नल टाइप। So both large signal and small signal amplifiers are considered to be class A if they are operate in the linear region at all the times। अगर वो linear region में रहेंगे, चाहे वो small signal है चाहे वो large signal है, यानी कहीं से उसमें clipping नहीं हो रही, trimming नहीं हो रही, तो फिर वो class A amplifier कहलाएंगे। तो ये हमारे पास एक एम्पलीफायर है विच इज़ अ क्लास ए एम्पलीफायर विच इज़ गिवन इन द फिगर 7.1। ये एम्पलीफाई कर रहा है एक सिग्नल को, स्मॉल सिग्नल को एक लार्जर सिग्नल में। देखें जी एम्पलीफाई भी हो रहा है और इन्वर्ट भी हो रहा है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इट्स प्रोवाइडिंग पावर टू द लोड रादर देन वोल्टेज। तो इस तरह का एम्पलीफायर जो है इट कैन बी कंसिडर्ड एज पावर एम्पलीफायर अगर इसकी जो इफ इट इज रेटेड फॉर मोर देन 1 वॉट, अगर 1 वॉट पावर से ज़्यादा पावर ये डिलीवर करता है तो फिर इसको हम पावर एम्पलीफायर कहेंगे। इट इज़ नेसेसरी टू, अब इस किस्म के केसेस में हीट डिसिपेशन को कंसीडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हीट डिसिपेशन क्या होती है? Power transistors or other power devices must dissipate a large amount of internally generated heat। डिवाइसेस के अंदर जब उसमें से करंट पास करता है तो ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कुछ पावर जो है वो डिसिपेट हो जाती है या हीट जो है वो जनरेट होती है, जिसका मतलब है पावर डिसिपेशन हो रही है। For BJT power transistor, collector terminal is the critical junction. For this reason, the transistor's case is always connected to the collector terminal। हम ट्रांजिस्टर को हमेशा collector terminal के साथ ही connect करते हैं। The case of all power transistor is designed to provide a large contact area between it and an external heat sink। External heat sink के साथ हम उसको जब connect करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि एक contact area ज़्यादा हो। Heat from the transistor flow through the case to the heat sink and then dissipated in the surrounding air। तो जो भी हीट हमारे पास डिसिपेट होती है ड्यू टू द पैसेज ऑफ करंट, कलेक्टर पर क्यों ये ज़्यादा होता है? क्योंकि कलेक्टर पर लार्ज करंट हमें मिल रहा होता है। जहाँ पर जितना ज़्यादा लार्ज करंट होगा और वहाँ पर रेजिस्टेंस भी हमारी हाई होती है, तो फिर जितनी हाई रेजिस्टेंस होगी जितना करंट गुजरेगा तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट होगा, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी से। तो अब आप ये देखें कि जितना ज़्यादा आपके पास
करंट होगा और जितनी बड़ी रेजिस्टेंस होगी उतनी हीट डिसिपेशन ज़्यादा होगी। तो फाइनली जो हीट सिंक है वो लगाया जाता है उसके साथ, केस के साथ, ताकि जो हीट है वो सराउंडिंग एयर में डिसिपेट हो जाए, इस बजाय इसके कि हमारा ट्रांजिस्टर जो है उसके कंपोनेंट्स जो हैं वो हीट अप हो जाएं और वहाँ पर हमें कुछ शॉर्ट टाइप की सिचुएशन या फिर शॉर्ट सर्किट की सिचुएशन पेश आए। तो हीट सिंक्स वेरी इन साइज, नंबर ऑफ फैंस एंड टाइप ऑफ मटेरियल। तो उनका साइज जो है वो डिपेंड कर रहा होता है कि कितनी हीट डिसिपेशन रिक्वायरमेंट है हमारी, एंड द मैक्सिमम एम्बिएंट टेम्परेचर इन विच द ट्रांजिस्टर इज ऑपरेट। दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, एक ये कि हीट डिसिपेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, दूसरा ये कि जो बाहर वाला टेम्परेचर क्या है, जिस जगह पर ट्रांजिस्टर लगाया गया है उसके बाहर एम्बिएंट टेम्परेचर क्या है। क्या हम किसी हाई टेम्परेचर में मूव कर मतलब एरिया में रह रहे हैं या किसी कोल्ड टेम्परेचर एरिया में हमने ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करवाना है। तो मतलब अ फ्यू 100 वॉट्स है या फिर एक कूलिंग फैन जो है वो नेसेसरी है उसके साथ लगाना। तो अब क्यू पॉइंट की बात कर लेते हैं कि क्यू पॉइंट मस्ट बी सेंटर्ड। जब हम डीसी और एसी लोड लाइंस की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास क्यू पॉइंट होता है, क्वेश्चन पॉइंट, हम ये पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन पॉइंट वो पॉइंट है जो बिल्कुल सेंटर पे होता है और हम ये कहते हैं कि जो भी सिग्नल हम देते हैं इट शुड वेरिएट इन करंट एंड वोल्टेज अराउंड दिस क्यू पॉइंट इक्वली। लाइक इसको ऐसे पॉइंट पे होना चाहिए जिसके क्रॉस जब हम एसी सिग्नल या कोई डीसी सिग्नल देते हैं तो उसको उसकी जो वेरिएशन है क्यू पॉइंट के अराउंड इक्वली आनी चाहिए, और जो रीजन है क्यू पॉइंट के आईसी सैचुरेशन करंट और कट ऑफ वोल्टेज का वो ऐसा होना चाहिए कि उसके दरमियान में ही ये सिग्नल स्विंग होना चाहिए। तो when the Q point is centered of is at the center of AC load line, तो maximum class A signal can be obtained। तभी हमें maximum class A signal मिल सकता है, अदरवाइज कहीं ना कहीं क्लिपिंग हो जाएगी। तो द ग्राफ शोज दैट ये हमें एक ग्राफ नजर आ रहा है 7.2 फिगर में, जो हमें बता रहा है कि एसी लोड लाइन विद क्यू पॉइंट एट इट्स सेंटर, जिसमें हमें एसी जो है इसके सेंटर में नजर आ रहा है, ए फिगर में भी और बी में भी। तो कलेक्टर करंट जो है वो वेरी कर सकता है फ्रॉम क्यू पॉइंट वैल्यूज आईसीक्यू से और अप टू द सैचुरेशन वैल्यू ऑफ आईसी सैचुरेशन। इसी तरीके से कट ऑफ वैल्यू जो है वो जीरो है। और सिमिलरली कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज वी स्विंग कर सकता है फ्रॉम क्यू पॉइंट वैल्यू VCEQ अप टू द कट ऑफ वैल्यू VCE कट ऑफ, और साथ में जो सैचुरेशन वैल्यू है वोल्टेज की जीरो वहां तक। तो दिस ऑपरेशन इज इंडिकेटेड इन द फिगर 2। ये हमें एक दिखाया गया है कि इस तरीके से हमारे पास ICQ और VCEQ जो है वो वेरी कर सकता है, स्विंग कर सकता है। और ये हमें नज़र आ रहा है इसमें कि जो पीक वैल्यू है कलेक्टर करंट की ICQ एंड पीक वैल्यू जो कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज की है वो हमें नज़र आ रही है VCEQ की फॉर्म में। ये सिग्नल जो है ये मैक्सिमम है दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्लास ए एम्पलीफायर। तो आउटपुट जो है इट कैन नॉट क्वाइट रीच सैचुरेशन और कट ऑफ इन द प्रैक्टिकल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये हमें मतलब जो नज़र आ रहा है थ्योरेटिकली इस तरह हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली जो है ड्यू टू द हीट लॉसेस ये इससे थोड़ा सा लेस ही होगा। अगर क्यू पॉइंट सेंटर्ड ना हो बल्कि ये या तो थोड़ा सा कट ऑफ रीजन की तरफ हो या सैचुरेशन रीजन की तरफ हो, तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास जो आउटपुट सिग्नल है दैट विल बी लिमिटेड। मतलब ये जो 7.3 फिगर है इसमें आपको नजर आ रहा है कि अगर जो क्यू पॉइंट है इट मूव्स अवे फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स द कट ऑफ रीजन, तो आउटपुट वेरिएशन जो है वो लिमिटेड हो जाएगी बाय द कट ऑफ, जैसे कि हमें इस फिगर में नजर आ रहा है। ये ICQ है और ये VCEQ वाला सिग्नल है हमारे पास, और हमें ये नजर आ रहा है कि जो कलेक्टर करंट है इट कैन ओनली स्विंग डाउन टू द नियर जीरो, और इसी तरीके से जो कलेक्टर वोल्टेज है इट कैन ओनली स्विंग अप टू द its cut off value and equal amount below VCEQ। तो इस सिचुएशन में हमें जो है अगर एम्पलीफायर जो है इसको हम मज़ीद ड्राइव करें इसके क्रॉस वोल्टेज को, तो फिर क्या होगा, इट विल क्लिक एट कट ऑफ। ये देखें, ये बी फिगर में देखें आप, आपके पास जो करंट है इट हैज़ बीन क्लिप्ड ऑफ। ये अगर हमारा इनपुट सिग्नल है या आउटपुट सिग्नल है, और थोड़ा सा हम इसको और इसी सिचुएशन में चला रहे हैं, तो VCEQ भी देखें कट ऑफ रीजन में जो है वो कट ऑफ हो गया है।
तो अब आप देखें फिगर 7.4। इस फिगर में जो एसी लोड लाइन है वो इस किस्म का है कि इसमें क्यू पॉइंट जो है वो मूव कर गया है सैचुरेशन की तरफ, सेंटर से सैचुरेशन की तरफ मूव करता है। तो इस सूरत में क्या होगा, आउटपुट वेरिएशन जो है सैचुरेशन पॉइंट पर लिमिटेड हो जाएगी। जैसे ये हमें नजर आ रहा है कि ये सैचुरेशन पॉइंट पर क्लिपिंग जो है ये हमें नजर आ रही है। तो इस सूरत हाल में क्या होगा कि आउटपुट जो कलेक्टर करंट है दैट कैन ओनली स्विंग अप टू नियर द सैचुरेशन एंड एन इक्वल अमाउंट बिलो ICQ। और इसी तरीके से कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज भी स्विंग डाउन विल ओनली स्विंग डाउन एट टू इट्स सैचुरेशन वैल्यू एंड बिलो द ICQ लेवल। तो कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज भी हमें सॉरी VCEQ लेवल, तो इस में भी हमें नज़र आ रहा है कि अगर हम इसको मज़ीद चलाते जाएँ तो हमें जो आउटपुट मिलेगी वो क्लिप ऑफ हो जाएगी सैचुरेशन साइड पर करंट की भी और वोल्टेज की भी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जब भी क्लास ए एम्पलीफायर को यूज़ करना है तो देयर मस्ट बी द क्यू पॉइंट एट द सेंटर ऑफ द लोड लाइन सो दैट वी कैन गेट मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट। तो पावर गेन क्या होगा? पावर एम्पलीफायर डिलीवर पावर टू अ लोड। तो पावर गेन जो है वो रेशो होती है आउटपुट पावर और इनपुट पावर की। तो आउटपुट पावर क्योंकि हमें लोड के क्रॉस मिलती है तो हम इसको PL कह रहे हैं और इनपुट पावर को Pin से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। AP इज द पावर गेन। So PL is the signal power delivered to the load and PN in is the signal power delivered to the amplifier। तो पावर गेन को हम किस तरीके से कंप्यूट कर सकते हैं, बहुत सारे सेवरल फार्मूला से। तो easiest one is to use the V square over R which is the power is equal to square of voltage gain divided by the resistance। तो AC पावर के लिए हम AC पावर को RMS की वैल्यू में लेंगे और आउटपुट पावर डिलीवर टू द लोड विल बी VL स्क्वायर ओवर RL। तो ये होगी हमारे पास RMS वैल्यू। इसी तरीके से इनपुट पावर V इन स्क्वायर ओवर R इन होगी। अब हम इक्वेशंस इसमें RL और RN की वैल्यू को पुट करेंगे और जब हम इन इक्वेशंस को AP वाली क्वेश्चन में लगाएंगे 7.1 में तो हमें कुछ इस तरह का रिजल्ट मिलेगा VL स्क्वायर RN बाई V इन स्क्वायर RL। तो यहाँ पर VL ओवर VN इज द वोल्टेज गेन। तो हम इसको AV से रिप्रेजेंट करते हैं, AV स्क्वायर आ जाएगा, R इन ओवर RL आ जाएगा। अब R इन जो है ये इनपुट रेजिस्टेंस है। तो इनपुट टोटल रेजिस्टेंस हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, तो वो हमारे पास आता था R1 पैरेलल टू R2 पैरेलल टू R इन बेस। और R इन बेस कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर के लिए बीटा AC RE के बराबर थी। तो ये वैल्यूज हम इसमें पुट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जो RL है मतलब इक्वेशन जो है 7.2 RL जो होगी वो लोड रेजिस्टेंस होगी कि लोड रेजिस्टेंस कितनी दी गई है। इक्वेशन हमें शो कर रही है कि पावर गेन जो है एम्पलीफायर की इट इज द वोल्टेज गेन स्क्वायर टाइम्स द रेशियो ऑफ इनपुट रेजिस्टेंस टू द आउटपुट रेजिस्टेंस। तो अगर हम इसी फार्मूला को यूज़ करें और हम अस्यूम कर लें कि कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर के लिए इनपुट रेजिस्टेंस 5 किलो ओहम्स है और लोड रेजिस्टेंस 100 ओहम्स है, तो हम और कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर में वोल्टेज गेन 1 के बराबर होता है, तो हमें पावर गेन कैसे मिलेगी कि हम AV की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, इनपुट रेजिस्टेंस को हम 5 किलो ओम लिखते हैं, आउटपुट रेजिस्टेंस या लोड रेजिस्टेंस को हम 100 ओम लिखते हैं। तो इसमें आउटपुट नहीं, एक्चुअली हम लोड रेजिस्टेंस की बात करते हैं जिसके क्रॉस हम आउटपुट ले रहे होते हैं। तो ये 50 आ जाता है। तो इसका मतलब है पावर गेन जो है वो 50 आ जाएगा और फॉर कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर इट विल जस्ट बी द रेशियो ऑफ द इनपुट रेजिस्टेंस एंड द आउटपुट लोड रेजिस्टेंस। अब डीसी क्वेश्चन पॉइंट की बात कर लेते हैं कि पावर डिसिपेशन जो है ट्रांजिस्टर का, जब कोई सिग्नल इनपुट नहीं हम देते तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स क्यू पॉइंट करंट एंड वोल्टेज। तो PD Q विल बी इक्वल टू ICQ और VCQ। तो ये this is the only way a class A power amplifier can supply power to a load is to maintain a quiescent current that is at least as large as the peak current requirement for the load current. So signal will not increase the power dissipated by the transistor but actually cause less total power to be dissipated. मतलब वो power dissipation में increase नहीं करेगा बल्कि it will actually causes less power to be dissipated। तो DC Q point या DC quiescent power जो है इट इज़ द मैक्सिमम पावर दैट अ क्लास ए एम्पलीफायर मस्ट हैंडल। जितनी वो हैंडल कर सकता है ये वो पावर है। ट्रांजिस्टर पावर रेटिंग मस्ट एक्सीड दिस वैल्यू, इस वैल्यू से इंक्रीज भी हो सकती हैं। तो आउटपुट पावर को हम कैसे लेंगे? आउटपुट पावर विल बी द आउटपुट सिग्नल पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ द RMS लोड करंट वैल्यू
एंड RMS लोड वोल्टेज वैल्यू। लोड करंट और लोड वोल्टेज वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आउटपुट पावर मिल जाएगी। कॉमन एमीटर एम्पलीफायर के लिए जब आपके पास क्यू पॉइंट सेंटर्ड होगा तो मैक्सिमम पीक वोल्टेज स्विंग जो होगी VC मैक्सिमम विल बी इक्वल टू ICQ RC होगी। और यहाँ पर हम VC मैक्सिमम को RMS वैल्यू की फॉर्म में लेंगे तो 0.707 VC मैक्सिमम आएगा। इसी तरीके से जो मैक्सिमम पीक करंट है वो होगी VCEQ ओवर RC के बराबर, और यहाँ पर भी हम मैक्सिमम करंट को 0.707 IC मैक्सिमम लेंगे क्योंकि ये वैल्यूज होती हैं रूट मीन स्क्वायर। और आमतौर पर जब हम ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज लेते हैं तो हमें रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज ही लेनी पड़ती हैं जो कि बराबर होती हैं अगर वोल्टेज की बात करें तो ये बराबर होगी मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाय √2 जो कि बन जाता है 0.707 V मैक्सिमम के बराबर। और इसी तरीके से RMS के लिए भी ये बन जाएगा 0.707, साथ में आएगा I मैक्सिमम। तो यहाँ पर हम जब मैक्सिमम सिग्नल पावर आउटपुट लेना चाहेंगे तो वी विल यूज द RMS वैल्यूज ऑफ मैक्सिमम करंट एंड मैक्सिमम वोल्टेज। तो मैक्सिमम पावर आउटपुट फॉर क्लास A एम्पलीफायर विल बी इक्वल टू IC मैक्सिमम RMS एंड VC मैक्सिमम RMS, और 0.707 IC और 0.707 VC लिखेंगे। अब IC और VC की वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो VC की वैल्यू हमें देती है ICQ RC और IC की वैल्यू में देती है VCEQ ओवर RC। तो RC RC से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास 0.707 और 0.707 0.5 दे देगा, और ये मिल जाएगा 0.5 ICQ VCEQ। अब हम इनपुट पावर की बात करेंगे, आउटपुट पावर हमें मिल गई है। अब हमें एफिशिएंसी को देखना है कि एफिशिएंसी हम कैसे मालूम कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली उसके लिए हमें आउटपुट और इनपुट लेनी पड़ेगी। एफिशिएंसी ऑफ एनी एम्पलीफायर इज द रेशियो ऑफ द आउटपुट पावर सिग्नल। आउटपुट पे जो सिग्नल हमें मिला है उसकी पावर क्या है? सिग्नल पावर सप्लाई टू अ लोड टू द टोटल पावर फ्रॉम द DC सप्लाई, और DC सप्लाई से हमें जितनी पावर मिल रही है उसके साथ हम उसकी रेशियो लेते हैं। तो मैक्सिमम आउटपुट सिग्नल पावर जो है इट कैन बी ऑब्टेन्ड एज हमने प्रीवियस बात की 0.5 ICQ और VCEQ के फॉर्म में। एवरेज पावर सप्लाई करंट ICC इज इक्वल टू द ICQ, और इसी तरीके से अगर हम एवरेज वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज लें तो वो 2 VCEQ आएगा। तो टोटल DC पावर विल बी इक्वल टू ICC एंड VCC। तो हमारे पास ये 2 ICQ VCEQ के बराबर आएगा। और मैक्सिमम एफिशिएंसी जो हम कैपेसिटिवली कपल्ड क्लास की लेंगे तो आउटपुट ओवर पावर DC लेंगे, क्योंकि हम मैक्सिमम आउटपुट सिग्नल पावर की रेशियो ले रहे हैं एवरेज पावर सप्लाई यानी टोटल पावर फ्रॉम DC सप्लाई। तो ये हमारे पास बन जाती है आउटपुट के लिए 0.5 ICQ और VCEQ डिवाइडेड बाय 2 ICQ और VCEQ विच इज इक्वल टू 0.25, यानी मैक्सिमम एफिशिएंसी जो क्लास A एम्पलीफायर की है जो कैपेसिटिवली कपल्ड है इट कैन नॉट बी हायर देन 0.25 और 25%। और प्रैक्टिकली ये यूजुअली इट इज कंसिडरेबली लेस देन 10%। Although जो efficiency है it can be made higher by transformer coupling the signal to the load। तो लेकिन यहाँ पर कुछ ड्रॉबैक्स हैं ट्रांसफार्मर कपलिंग के। ये ड्रॉबैक्स जो हैं इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? एक तो इसमें साइज आ जाता है, इसके अलावा कॉस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर आ जाती है, और सिमिलरली पोटेंशियल डिस्टॉर्शन प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं व्हेन द ट्रांसफार्मर कोर बिगिंस टू सैचुरेट। जब ट्रांसफार्मर कोर में सैचुरेशन हो जाती है तो उसकी वजह से कुछ डिस्टॉर्शन प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। The low efficiency of Class A amplifier limits their usefulness to small power applications that requires usually less than 1 watt। क्योंकि इसकी एफिशिएंसी कम है क्लास ए एम्पलीफायर की, तो इसलिए इसकी यूजफुलनेस भी जो है वो कम हो जाती है। किस केसेस में? जब हमें स्मॉल पावर एप्लीकेशंस चाहिए जिसमें लेस देन 1 watt पावर जो है हम यूटिलाइज करते हैं।